नमस्कार प्यारे दोस्तों और सभी बच्चों। पिछले लेक्चर में आपने अपक्रिया का वेग और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा। शेष कारक कुछ बच गए थे तो आज उनका वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अपक्रिया का वेग कल आप पढ़ चुके हैं। तो अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, ठीक है, आपने वहाँ तक पढ़ रखा था ताप का प्रभाव। तो अब अगला आता है दाब का प्रभाव। प्रेशर से कैसे अपक्रिया का वेग प्रभावित होता है, तो देखते हैं इसमें कहा गया है कि गैसीय अभिकारकों के अणुओं पर दाब बढ़ाने पर अणु निकट आते हैं, जिससे आयतन घटने के कारण सांद्रण में वृद्धि होती है। इसको हम अगर एक एग्जाम्पल से समझें दाब का प्रभाव, अगर हम एक गुब्बारा ले लें और उस गुब्बारे में हवा भरकर अपने हाथों से दबाते जाएं, तो जब दबाएंगे तो जो हमने हवा भरा है उस हवा के जो अणु हैं बहुत दूर दूर तक हैं उसके अंदर, लेकिन जैसे हम दबा रहे हैं उसे बार बार, तो जैसे हम प्रेस करेंगे उसको, तो उसके अणु क्या हैं, निकट आते जाएंगे और एक समय बाद गुब्बारा क्या होगा, ब्लास्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि गैसीय अभिकारकों के अणुओं पर दाब बढ़ाने से, यानी किसी भी गैस को अगर हम उस पर प्रेशर देते हैं तो जो गैस के अणु बिखरे हुए होते हैं, दूर दूर होते हैं, वो नज़दीक आ जाते हैं। जैसे ही नज़दीक आ जाएंगे, तो जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक, ठीक है, एक सपोज़ करते हैं एक बैलून्स है और इसमें मैंने ये अणु इतने इस तरह से दूर दूर भर दिए। अभी हमारा जो आयतन है ये इतनी पूरी जगह है, मान लो कि ये आयतन है 20 ml की, 20 मिलीलीटर की है। अगर मैं इसको दबाऊंगा, ठीक है, जैसे मैं ये पुश करूंगा, इधर से पुश करूंगा, इधर से पुश करूंगा, इधर, तो ये जो 20 मिलीलीटर की जगह है वो कम हो जाएगी, कम होगी ना, यहाँ से दाब से, यहाँ से दबाने से, यहाँ से चारों तरफ दबाने से कम होगी। तो ये जो इतना जगह ले रहा था वो क्या करेगा, कम जगह लेगा, यानी आयतन घट जाएगा। तो यहाँ पर यही बात कही है कि दाब का जो प्रभाव होता है वो अपक्रिया के वेग में, जब गैसीय अभिकारक होते हैं तो उनको अगर हम दबाते जाते हैं तो उनका सांद्रण क्या हो जाता है, यानी सांद्रण बढ़ जाता है और आयतन घट जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं उत्प्रेरक का प्रभाव। देखिए उत्प्रेरक का प्रभाव क्या है कि संघट्टवाद सिद्धांत, अभी आपको इसके आगे कोलिजन थ्योरी है, संघट्टवाद सिद्धांत के आधार पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम हो जाता है। जब कैटालिस्ट डालते हैं तो उस पर सक्रियण ऊर्जा जो होती है, सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है। जब ऊर्जा का मान कम हो जाएगा तो कम तापमान देने पर भी अपक्रिया तेजी से चलने लगेगी, क्योंकि एनर्जी जो एक्टिवेशन एनर्जी है जो वो घट गई। अभी आगे बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। ठीक है, तो जो ये अपक्रिया का वेग होता है वो सक्रिय ऊर्जा के यानी सक्रियण ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अपक्रिया का वेग इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 सक्रियण ऊर्जा, यानी इसके क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सक्रियण ऊर्जा का मान हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो अपक्रिया का वेग घटेगा। अगर सक्रियण ऊर्जा का मान घटाएंगे तो अपक्रिया का वेग बढ़ेगा। ठीक, नेक्स्ट बात की जाए क्षेत्रफल की, यानी पृष्ठ सरफेस एरिया। अभिकारकों का जो सरफेस एरिया होता है, अगर सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, देखिए सरफेस एरिया की बात की जाए कि पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने पर अपक्रिया का वेग अधिक होगा, क्योंकि उत्प्रेरक अधिक प्रभावित होंगे। चलिए इस पर मैं बात करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये मैंने ये बना लिया एक छोटा सा पात्र, कहा गया क्षेत्रफल अधिक होने पर। अब इस पर क्या करना है, अपक्रिया का वेग अधिक क्यों होगा, उत्प्रेरक, यहाँ पर मैं उत्प्रेरक को पीस कर बिखेर दूँ, ठीक है, और एक मैंने ये छोटा बना लिया, यहाँ पर भी पीस कर बिखेर दूँ। तो आप बताओ इसमें ज़्यादा बिखेरने में जगह लिया कि इसमें, तो जिसमें क्षेत्रफल ज़्यादा है उसमें क्या हो जाएगा, ज़्यादा पर उत्प्रेरक लगा, और उत्प्रेरक अधिक होने पर क्या हो जाएगा कि उसका वेग ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो टक्कर है वो प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है माध्यम की प्रकृति। माध्यम कैसा होगा, माध्यम की प्रकृति क्या है कि आयनिक या पोलर होती है। आयनिक का मतलब आयन, ठीक है, और पोलरिटी। अगर किसी जो हम तत्व डालते हैं उस पर या कोई उत्प्रेरक डालते हैं, अगर वो आयनिक रूप में है तो आसानी से उसको क्या करेगा, तोड़ देगा, और जब जल्दी से टूटेगा तो उनके जो मध्य आकर्षण बल लगता है, यानी आकर्षण बल अब अणुओं के बीच आकर्षण कर तेजी से लगेगा, क्योंकि आयन के रूप में हो गए, और जब आयनिक रूप हो जाएंगे तो आयनिक बॉन्ड द्वारा बंधने की कोशिश करेंगे। इस कोशिश में उनके अणु आपस में पास पास आने लगेंगे, ज्यों ज्यों पास आने लगेंगे वो अपक्रिया तेज हो जाएगी। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए जैसे कि मान लो कि
ए और बी नाम के दो लोग हैं, ठीक है। अब वो पहले, और इधर भी, इधर पी और क्यू नाम के दो व्यक्ति हैं। आयनिक की बात की जा रहा है। अब ये आपस में बंधे हुए हैं, ये भी आपस में बंधे हुए हैं, लेकिन बी नाम का आदमी इससे लड़ाई कर रहा है। तो जब अगर ये लड़ाई कर रहा है तो जैसे ये इसको पकड़े है, अगर ये दोनों को छोड़ देगा, वो कहेगा ए और बी कहेगा चलो दोनों लोग मारते हैं, और ये लोग भी दोनों फ्री हो गए, तो जो लड़ाई की गति है वो धीम होगी कि तेज होगी? तेज होने लगेगी, क्योंकि ए पी को मारेगा, बी क्यू को मारेगा, या सब एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब जब ये बंधन में है, जैसे आप पर या हम पर कोई दबाव है, तो हम लोग उनके अंडर में काम करते हैं। यानी जब ये बंधे होते हैं तो किसी के कारण बंधे होते हैं। अगर ये टूट गए तो तेज़ी से टूटेंगे और फिर तेज़ी से बंधने की कोशिश करेंगे। इस कोशिश में इनकी जो अपक्रिया की गति होगी वो बढ़ जाएगी। यानी माध्यम की प्रकृति जो होती है, अगर वो पोलरिटी है उसमें या आयनिक है तो बढ़ जाएगी। रेडिएशन का प्रभाव खास नहीं पड़ता। रेडिएशन का प्रभाव उन पर पड़ता है जो विशेष विकिरण वाली, यानी जो फोटान वाली अपक्रियाएँ होती हैं, ठीक है। जैसे फोटोसिंथेसिस हैं या अन्य अपक्रियाएँ हैं जिनमें फोटान की ज़रूरत होती है, HNU की ज़रूरत होती है। उन अपक्रियाओं के लिए अपक्रिया का वेग कम होगा, लेकिन अगर विशेष विकिरण द्वारा फोटान बढ़ाया जाए तो, यानी फोटानों की संख्या जिन अपक्रियाओं में होगी तो विकिरण का प्रभाव के कारण ये कम हो जाएगी। यानी इसको आप ऐसे याद रखना है कि अगर अपक्रिया का वेग में विकिरण का कोई प्रभाव है, रेडिएशन का इफेक्ट है, तो अपक्रिया का वेग कम हो जाएगा, क्योंकि ये खुद ही टूटे हुए होते हैं, इनको और नहीं तोड़ा जा सकता। फोटान जो है खुद ही अविभाजित पार्टिकल्स होता है, इसको नहीं तोड़ सकते। तो जब आयन या इनके अब तोड़ने की संभावना कम हो गई तो अपक्रिया का वेग कम हो जाएगा। तो विकिरण के कारण अपक्रिया का वेग कम हो जाता है। देखिए, संघटवाद सिद्धांत आपके कोर्स से हटाया गया है 30% से, लेकिन इसको इसलिए समझाना पड़ रहा है कि हमें आगे इनकी ज़रूरत पड़ेगी, और कोर्स से हटाया गया है, ना कि आगे आने वाले भविष्य में परीक्षाओं या प्रतियोगिता परीक्षाओं इन सब से नहीं हटाया गया। तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, बात करते हैं कोलिजन थ्योरी की, ठीक है। अणुओं के बीच अपक्रिया होने के लिए क्या ज़रूरी है? टक्कर। यानी अगर किसी के बीच लड़ाई पैदा करना है या लड़ाई कराना है तो उनके बीच लड़ाई का कारण होना जरूरी है। और लड़ाई का कारण कहाँ से पैदा होगा? वही अपक्रिया की बात हम कर रहे हैं कि अपक्रिया भी अगर स्टार्ट होगी तो उनके अणुओं के बीच टक्कर होना जरूरी है, ठीक है। जिन टक्करों के कारण अपक्रिया प्रारंभ होती है उन्हें प्रभावी टक्कर कहते हैं। अब ध्यान देते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा कि रमेश और सुरेश दो व्यक्ति हैं और उनके बीच कभी लड़ाई नहीं हो रही है, तो उनकी लड़ाई कराने के लिए कोई उनके पास कोई एक लड़की पहुंच गई। अब दोनों आपस में लड़ाई शुरू कर दी। तो यहाँ पर जिन टक्कर हो, किस टक्कर के कारण? जो लड़की आ गई उन दोनों के बीच, उसके कारण जो प्रभाव पड़ रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे प्रभावी टक्कर, क्योंकि वो पहले नहीं लड़ रहे थे लेकिन उसके कारण लड़ने लगे। तो अपक्रिया जिसके कारण शुरू हो जाती है उसे हम लोग बोलते हैं प्रभावी टक्कर। प्रभावी टक्कर से प्राप्त अणु सक्रिय अणु होते हैं। देखिए, अब उनके जो बीच में जो मैडम आ गई उनकी वजह से दोनों एक्टिव हो गए, दोनों अपना अपना प्रभाव दिखाने लगे। तो जो प्रभावी होता है तो लड़ाई यानी उसके जो टक्कर कराने का रीज़न है वो कौन होंगे? ऐसे अणु होंगे जो टक्कर पैदा करेंगे, उन्हीं के कारण अपक्रिया प्रारंभ होगी। अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जो उसे अपक्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करती है उसे दहली। ये अच्छा पॉइंट है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जो उसे अपक्रिया में भाग लेने के उत्प्रेरित करती है। यानी किसी भी रिएक्टेंट के पास जो कम से कम एनर्जी होती है, न्यूनतम से न्यूनतम ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को ही जब अपक्रिया में भाग लेते हैं तो वो जो न्यूनतम ऊर्जा होती है वो अपक्रिया को उत्प्रेरित करती है, और जब उत्प्रेरित करेगी तो उसी को बोला जाएगा, उस ऊर्जा का नाम होगा दहली ऊर्जा। यानी आप इसको ऐसे कोडिंग कर सकते हैं, दा फॉर दहली और दा फॉर यानी कि जिसमें सबसे कम हो, ठीक है, न्यूनतम हो, उसको दहली ऊर्जा कहेंगे। अभिकारक अणुओं की न्यूनतम ऊर्जा। अपक्रिया का वेग प्रभावी टक्कर के प्रति लीटर सेकंड पर निर्भर करता है। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि जो टक्कर होती है वो अगर 1 लीटर में 1 सेकंड में कितनी टक्कर होती है वो प्रभावी संख्या होती है। यानी 1 सेकंड में अगर हम किसी से बहस करते हैं तो हमारे बहस किए गए या बोले गए शब्दों या लड़े गए शब्दों की संख्या जो होगी वही प्रभावी टक्कर होगी, ठीक। अब बात किया जाए एक्टिवेशन एनर्जी की, सक्रियण ऊर्जा की। तो देखिए, सक्रियण ऊर्जा क्या है कि अभिकारक के अणुओं में निहित ऊर्जा। अभी मैंने कहा दहली ऊर्जा क्या थी?
न्यूनतम ऊर्जा थी। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि अभिकारक के अणुओं में निहित ऊर्जा, न्यूनतम की बात नहीं की, जितनी भी उसमें फिक्स हो, जितनी भी अणुओं के अंदर ऊर्जा हो, तो अभिकारक के अणुओं में जो निहित ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, यानी निहित ऊर्जा जो होती है वो जो सक्रिय करके देहली ऊर्जा तक ले जाने के लिए अकृत ऊर्जा की मात्रा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा गया रिएक्टेंट के पास, जो रिएक्टेंट के अणुओं के पास जो ऊर्जा है, ठीक है, जो भी ऊर्जा उन्होंने अपने आप में मतलब एब्जॉर्ब करके रखा है, अपने अवशोषित करके रखा है, उस ऊर्जा को लेकर जब वो सक्रिय अणुओं के पास जाते हैं तो जो ऊर्जा लेके जाते हैं उस ऊर्जा का नाम होता है देहली एनर्जी। ठीक है, सक्रिय ऊर्जा को देहली ऊर्जा तक ले जाते हैं। अब होगा क्या कि जो अभिकारक हैं, जिन अणुओं के कारण उनमें एनर्जी निहित है, वो सक्रिय करके देहली ऊर्जा तक ले जाएंगे, तो इनके बीच जो गैप होगा उसी को हम लोग बोलेंगे सक्रियण ऊर्जा। देखिए यहाँ पर फार्मूला दिया गया है, सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा क्या होगा, देखिए सक्रियण देहली ऊर्जा और माइनस टक्कर से पूर्व अणुओं में निहित ऊर्जा। पहले तो देहली ऊर्जा क्या है, जो न्यूनतम ऊर्जा थी, और माइनस क्या करेंगे, जो टकराने से पहले निहित ऊर्जा थी। मान लो ऐसे बात करते हैं कि जो हमारे पास रिएक्टेंट A+B बराबर AB है, ठीक है, A के पास मान लीजिए 2 मोल ऊर्जा थी और B के पास 2 मोल थी, तो ये न्यूनतम ऊर्जा हुई ना, लेकिन टोटल ऊर्जा तो 4 हो गई ना। ठीक है, ये न्यूनतम ऊर्जा दोनों की 2 मोल 2 मोल, लेकिन ये 4 ऊर्जा क्या है, निहित ऊर्जा है। 4 मोल क्या है, निहित ऊर्जा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देहली एनर्जी यानी ये जो 2 है और प्लस टक्कर से पूर्व इनकी ये जो 4 है, इसको जब डिफरेंस घटा करेंगे तो वही होगी सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, इसको हम लोग डेल्टा H इक्वल टू EAF माइनस EAB। देखिए यहाँ डेल्टा H क्या है, इंथैल्पी में परिवर्तन। इंथैल्पी आप पढ़ चुके हो, इंथैल्पी। तो डेल्टा H क्या है, इंथैल्पी है, और EA क्या है, F फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, F फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और B फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक, तो अग्र अपक्रिया में जो सक्रिय ऊर्जा है और पश्च अपक्रिया में जो सक्रिय ऊर्जा, उन दोनों के अंतर को इंथैल्पी परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, सक्रिय ऊर्जा का महत्व ये पूछा नहीं जाता है। अपक्रिया के वेग की तुलनात्मक जानकारी होती है। सक्रियण ऊर्जा के द्वारा ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी की जानकारी होती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा कम होती है। अब बात करते हैं वेग नियम की, ये पूछा जाता है वेग नियम क्या है। अब आपका जो कोर्स से हटाया गया था केवल सक्रियण ऊर्जा और आर्हीनियस का समीकरण हटाया गया है, तो आर्हीनियस समीकरण तो नहीं मैं पढ़ाया, लेकिन सक्रियण ऊर्जा पढ़ा दिया हूँ। उसको आपको बहुत डीपली नहीं पढ़ना है। यहाँ से आपका शुरू होगा पूछना कि वेग नियम क्या है या दर व्यंजक किसे कहते हैं। देखिएगा, वह गणितीय व्यंजक जो प्रायोगिक रूप से अभिकारकों की मोलर सांद्रता के पदों में अपक्रिया के वेग को व्यक्त करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेग नियम। देखिए यहाँ पर हमने लिया N2O5। N2O5 गैसीय अवस्था में है और इसने NO2 और ऑक्सीजन में इसको टूट गया। ठीक है, अब हम अगर इसकी बात करें तो हम सिर्फ बात करेंगे वेग नियम में, यहाँ पर जो कहा गया अभिकारक। ठीक है, ये अभिकारक है, तो हमारा N2O5 1 मोल N2O5 यहाँ देखिए। ठीक है, ये N2O5 2 मोल N2O5 है, तो रेट जब निकालेंगे तो हम लोग 1 मोल की गणना करेंगे, यानी रेट क्या है अपक्रिया का, अपक्रिया का जो रेट है, ठीक है, रेट इक्वल टू के क्या है, अपक्रिया का वेग है और ये अपक्रिया की दर है। तो अपक्रिया का वेग हम लोग जो भी मोल होगा उससे गुणा करके निकाल लेंगे। ठीक है, वेग स्थिरांक या विशिष्ट अपक्रिया वेग। देखिए, किसी अपक्रिया का वेग स्थिरांक उस समय अपक्रिया के बराबर होता है जब प्रत्येक अपकारक का सांद्रण इकाई में हो। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर अपक्रिया का वेग, ठीक है, या अपक्रिया का वेग स्थिरांक जो है, अपक्रिया का जो वेग स्थिरांक है कब इक्वल हो जाएगा, जब अभिकारक और उसके उत्पाद दोनों के अणु क्या हो जाएगा, इकाई सेम हो। मतलब ये हुआ कि अगर हम A+B ये करें और इधर हम बना दें 2AB। ठीक है, देखिए एक मोल ये है, 1 मोल ये है, और यहाँ पर एक और एक मिलके 2 और यहाँ पर 2 मोल। तो कहा गया कि किसी अपक्रिया का जो वेग स्थिरांक है उस समय अपक्रिया के बराबर होगा जब अभिकारक का सांद्रण इकाई में, यानी दोनों की इकाई सेम होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो वेग नियम के द्वारा बना है ABC, कोई क्या करते हैं आपके अभिकारक हैं और ये हमने उनसे जोड़कर प्रोडक्ट बना दिया। वेग नियम के अनुसार क्या होगा इनका, देखिए रेट बराबर क्या होगा,
रेट बराबर के ए बी, ये यहाँ पर सी होगा, ए बी सी की पावर आर, ठीक है। तो ए बी सी की पावर आर, तो यहाँ पर देखेंगे के बराबर क्या होगा, वेग स्थिरांक अभिकारक ए बी सी और घात जो है वो पी क्यू है। तो पी क्यू हमने नहीं लिखा, ठीक है, यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था ये पी क्यू, पी क्यू आर, ठीक है। तो ये इसकी पावर हो जाएंगी। हालांकि आपसे गणितीय व्याख्या कुछ नहीं पूछी जाएगी ना, आपको पूछा जाएगा वेग स्थिरांक क्या होता है, तो आपको सीधे बताना है कि किसी अपक्रिया का वेग स्थिरांक उस समय अपक्रिया के बराबर होता है जब दोनों के अपकारक यानी प्रत्येक के अपकारक का सांद्रण इकाई में हो, यानी यूनिट सेम हो। वेग स्थिरांक का मात्रक देखिए कैसे गणना करेंगे, ये भी आपको लर्न करना। अपक्रिया का वेग पीछे आप पढ़ चुके हैं। अपक्रिया का वेग बराबर क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, यानी dx/dt। dx क्या मतलब होता है, सांद्रण में जो परिवर्तन हो रहा है, और t फॉर लगा समय। तो अपक्रिया का वेग, इसके लिए हमने आपने इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर सेकेंड, या इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। अब मानते हैं कि कोई माना समान अपक्रिया है, माना समान अपक्रिया ए प्लस बी बराबर प्रोडक्ट बन रहा है, तो अपक्रिया का जो वेग हो जाएगा के बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ए एक्स की पावर और वाई बी की पावर वाई, क्योंकि ये घात में चली जाएंगी। इसके आधार पर हम लोग सांद्रता समय इनवर्स बराबर के सांद्रता, यानी हम ए की बात कर रहे हैं, ए की सांद्रता एक्स की पावर गुणे सांद्रता वाई। अब देखते हैं यहाँ पर क्या किया जाएगा, जब सांद्रता समय बराबर के, अब देखो गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, तो x और y क्या जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पर आ गया x प्लस वाई। अब अगर इसको हम पक्षांतर करें तो ये नीचे चला जाएगा इस तरह से, यानी सांद्रता समय इनवर्स बटे सांद्रता x प्लस वाई, और बचेगा क्या के, उसी को मैंने लिख दिया के इक्वल टू सांद्रता समय इनवर्स बटे सांद्रता x प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पर अगर इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घात ऋणात्मक हो जाएगी, तो सांद्रता 1 माइनस एक्स प्लस वाई समय इनवर्स। अब इसको हम जो समय दिया है इसको अगर हम सेकेंड में लिया जाए तो सेकेंड में लेने पर ये यूनिट चेंज हो जाती हैं, और इसको हम फिर लिख देते हैं मोल पर लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। अब जहाँ n क्या है, n है घातों का योग, अर्थात अपक्रिया की कोटि। तो अपक्रिया की कोटि हमेशा क्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी। तो ये देखिए 0 1 2 3। अपक्रिया की आणविकता या अणुसंख्यता, देखिए किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। संख्या कैसी होनी चाहिए, न्यूनतम, जो छोटी से छोटी अणुओं की जो भी छोटी से छोटी संख्या होगी भाग लेने की, वही आणविकता कहलाएगी। जैसे जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे देखिएगा, अमोनियम नाइट्राइट हमारे पास है, कितना है 1 मोल, ठीक है। अब इसकी आणविकता कितनी हो गई 1, तो यहाँ पर आणविकता 1 हो गई। टूटा या चाहे जितने में हम बात कर रहे हैं किसकी, जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की हम बात कर रहे हैं, किसकी, अभिकारक अणुओं की। तो अभिकारक अणुओं की जो न्यूनतम संख्या होगी हम उसकी बात कर रहे हैं। तो न्यूनतम संख्या यानी 1 ही मोल भाग ले रहा है, तो इसकी आणविकता 1 हो गई। या हम लोग जैसे यहाँ पर बात करें, देखिए N2 प्लस 3H2 बराबर 2NH3 अमोनिया बन गई। देखिए नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन के 3 मोल, तो 1 और 3 बराबर, इसकी आणविकता कितनी हो गई 4 हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह से जितने अभिकारक भाग लेंगे वही उसकी आणविकता होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ दी गई अपक्रिया में अमोनियम नाइट्रेट का कितना अणु भाग ले रहा है, केवल 1, तो 1 अणु भाग ले रहा है, तो इसकी आणविकता 1 हो जाएगी। अब इसके जो अपक्रिया के आणविकता के लक्षण क्या क्या होते हैं, आणविकता सदैव पूर्णांक होती है, कहने का मतलब 0 1 2 3 4 5 इस तरह से होगी, ना कि माइनस में या ऋणात्मक या भिन्नात्मक या शून्य नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ अपक्रिया की जो आणविकता है वो सदैव क्या होगी 1 2 3 यानी पूर्णांक संख्या होगी, ना तो वो ऋणात्मक हो सकती है, ना भिन्नात्मक, ना ही शून्य है। जटिल रासायनिक अपक्रियाओं में अभिकारक के अणुओं की संख्या 3 से अधिक होती है, यानी ऐसी अपक्रियाएं जो जटिल अपक्रियाएं होंगी उनमें अभिकारक अणुओं की संख्या 3 से अधिक होती है, ठीक। और जो जिनकी 3 से अधिक होती हैं, इनमें ऐसी अपक्रियाओं को हम लोग आणविकता का कोई गणना नहीं करते, कोई महत्व नहीं होता उस पर, ठीक है। अब अणुओं की जो संख्या होती है, अणुओं की संख्या के आधार पर ये 3 प्रकार की होती हैं, यूनिमॉलिकुलर यानी एकाण्विक, बाईमॉलिकुलर द्विआण्विक और ट्राइमॉलिकुलर त्रिआण्विक।
तो अगले लेक्चर में हम लोग इनका बारे में और वेग स्थिरांक की इकाइयाँ प्लस आपको अपक्रिया की कोटि, ठीक है, आणविकता में अंतर, बहुत सारी चीज़ें हैं आप, और उसके बाद इससे न्यूमेरिकल। तो प्लीज़ अगर आपको इसमें थोड़ा सा अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।